सब आ गए। नोटिफिकेशन शायद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा बोल दो सबको, अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो। जल्दी आओ, सब आओ जल्दी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम लोग सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं? आज एक और न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। उसके बाद जैसा होगा फिर आगे आगे धीरे धीरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे सारा न्यूमेरिकल का बेसिकली हर प्रॉपर्टी में मोटा मोटी 5 न्यूमेरिकल्स करके रहेगा, तो मोटा मोटी सारा प्रॉपर्टी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली बोर्ड में ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स के आसपास का है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है बोर्ड के लिए, ठीक है। जेई के लिए एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन हर साल आता है। नीट के लिए एक से 2 क्वेश्चन। अब बात है कि तुम बोलोगे कि सर एक ही क्वेश्चन के लिए इतना माथापच्ची क्यों करेंगे। सबसे पहली बात तुम यही सोचोगे कि एक क्वेश्चन के लिए इतना क्यों टेंशन लेना है, चैप्टर पूरा पढ़ रहे एक ही क्वेश्चन आएगा। पर थोड़ा सा ध्यान देना,
इस चैप्टर का खासियत क्या है कि ये चैप्टर अगर तुम रिवीजन करने बैठोगे तो हार्डली तुमको ये चैप्टर रिवीजन करने में आधा घंटा पौने घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा पढ़ने के बाद। अभी नहीं, जैसे पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन करने में आधा घंटा पौने घंटा के आसपास लगेगा, और उसमें एक क्वेश्चन जेई में और एक से दो क्वेश्चन नीट में। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इजीली तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे और मजा आएगा। और इस चैप्टर को थोड़ा फील करना भाई, ये चैप्टर थोड़ा सा फील करने वाला चैप्टर है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को तुम सिर्फ एज ए चैप्टर पढ़ते जाओगे तो तुमको फिर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। पर अगर तुम इस चैप्टर को अच्छे से फील करके समझ के पढ़ोगे और कोशिश करेंगे हम उसको विजुलाइज कराने का, जितना अच्छा तुम्हारा इमेजिनेशन पावर होगा उतना अच्छा से ये चैप्टर तुमको समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलो। तो इसमें बेसिकली चैप्टर जो है इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को बात करना है। थोड़ा सा बात करते हैं क्या क्या इसमें हमको ये करना है, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला इस चैप्टर का पार्ट होगा सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन, है ना, जैसा कि थंबनेल में है। आज हम लोग जो बात करेंगे सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन पे, मतलब सॉलिड स्टेट क्या होता है और उसका कितना टाइप होता है। ठीक है, क्लियर। चलो इंट्रोडक्शन में बात करने से अगर बात करें तो सीधा सीधी आते हैं। बेसिकली हम लोग बहुत पहले से पढ़ते थे स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तुम बोलते थे मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। मैटर का 3 स्टेट होता है, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। मतलब आपस में जो पार्टिकल्स है, जैसे एक ये पार्टिकल हुआ, एक ये पार्टिकल हुआ, एक ये पार्टिकल हुआ, ये सारा एक दूसरे क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, मतलब क्लोजली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। उसी तरह अगर बात करें हम लोग लिक्विड स्टेट किसको बोलते थे, तो तुम बोलते थे वैसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, जिसमें तुम बोलते थे कि एक दूसरे से पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर में रहेगा, ऐसे, है ना, सही है, इस तरह से रहेगा। तीसरा था मेरा गैस। गैस में क्या था कि इंटरमॉलिक्यूलर, वैसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। तो सबसे पहले आते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये सबको पता है, जस्ट थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये उतना टाइम नहीं लेंगे, गाइस ये सबको पता ही है ना। सबसे पहला क्या होता है प्रॉपर्टी, दे हैव, फिर भी लिख के रखना भाई, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रखना, स्ट्रॉन्ग
हाँ भाई थोड़ा सा ये हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो आगे सर। सब आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। IIS मैंने सो क्वेश्चन किया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कमेंट करना, अगर आ गया तो कमेंट करो, एक आध कमेंट करो। चलो ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, है ना, तो हम ये हो गया था बीच में थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे दे हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा दे हैव definite shape and volume। उन लोगों का क्या होता है, शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सबको पता है, तो क्या होता है, तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। क्लियर है। तो ये जनरल कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टीज है किसका, सॉलिड स्टेट का। तो ये हम लोग को उतना अभी बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमको तो ये बताना ही पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्लियर सबको। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखो बेसिकली सॉलिड का जो है ना टू टाइप्स होता है। सॉलिड जो होता है टू टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो होता है
amorphous solid, amorphous solid। ठीक है, दो टाइप का सॉलिड होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहां तक सबको हो गया? जस्ट मिनट, 1 मिनट रुक जाना। देखो, हाँ, तो एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझना। एक हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। देखो ये एक मेरा क्यूब है, सबको दिख रहा है ये क्यूब। अब सपोज करो हम एक AB सॉलिड बना रहे हैं, ध्यान देना AB एक सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देना, ये मेरा क्यूब है जिसमें AB सॉलिड बना रहे हैं और ए भी मेरा सॉलिड है जिसमें ए जो है, ध्यान देना ए जो है हम कॉर्नर पे रख रहे हैं। ए तो ए मेरा सारा कॉर्नर में है, ध्यान देना ए मेरा सारा कॉर्नर में है और बी मेरा जो है ना ये फेस के, हर फेस के सेंटर में। फेस सेंटर मतलब समझते हो ना सब, जैसे ये एक फेस का सेंटर है, 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 ये एक फेस का सेंटर है। तो बेसिकली बी मेरा कहां प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स में। तो इसको ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर? सिमिलरली अगर इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये एक मेरा क्रिस्टल है, ठीक है, अब दूसरा एक क्रिस्टल सिमिलर बना है, ध्यान देना। यहाँ भी ए कर दिए, अब ध्यान दो क्रिस्टल डिफरेंस है, इन दोनों क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझना। यहां पे देखो हर एक कहां है? कॉर्नर पे, ध्यान एक कॉर्नर हुआ और हर बी जो है वो कहां है? फेस सेंटर पे। ठीक, हर ए जो है कहां पे? और हर बी फेस सेंटर पे। ठीक है, जबकि यहां देखना रेगुलर है क्या? देखो तो ए मेरा कहां है? कभी कॉर्नर में भी है, कभी फेस के सेंटर में भी है, और उसी तरह कभी कॉर्नर पे कभी फेस सेंटर। मतलब अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर है। समझ में आ रही बात सबको? ये कैसा है? इरेगुलर है। समझ में आ रहा है? तो जनरली इसी को बोलते हैं, जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रेगुलर अरेंजमेंट देता है उन सबको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो भी इरेगुलर अरेंजमेंट से बनता है उसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? सबको समझ में आ गया ना? चलो, तो अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस मिटाना है इसको, अब अलग अलग करके। अगर वीडियो ड्रॉ करना है तो करके रख सकते हो, जल्दी करना। अब हम लोग जो बात करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पे, तो एक तरफ लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे तरफ लिख लेते हैं एमॉर्फस।
और बीच में एक डंडा। ये ड्रॉ हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, सबको समझ में आ गया होगा मेरा ये वाला बात। तो चलो सबसे पहला जो है वो तो हो गया। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, सॉरी डिफरेंस क्या होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। तो और एमॉर्फस में कैसा होगा, तो ऑब्वियस एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो सीबीएसई इस चैप्टर को हटा दिया था, फिर इस बार से जोड़ दिया, ठीक है। तो सीबीएसई मत सोचना ये तो चैप्टर ये नहीं है, खाली आईसीएसई में है, सीबीएसई में भी है आगे से। दूसरा तो सर इसको कितने पहले स्टार्ट हुआ सर? बस थोड़ा सा देर पहले स्टार्ट हुआ, टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास। देखो यहाँ से समझी, यहाँ से समझेगा, आगे वाला जो है तुम लोग 8-9 में हमसे ज्यादा पढ़े हो। हम तो 8-9 में बड़ी फाकी मारते थे, पढ़ते ही नहीं थे। चल देख इधर देख। तो क्रिस्टलाइन क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है, एमॉर्फस क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब इस चीज को फिर से ध्यान दो थोड़ा सा। अगर मेरा एटम का अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना इस चीज को कि जैसे सपोज दैट इस 4 कॉर्नर में ए है, एक बीच में बी है, तो यहां पे भी 4 कॉर्नर में ए है, एक बीच में बी है, तो इस तरह से हर का अरेंजमेंट सेम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बॉन्ड का टाइप होगा, सब में ध्यान देना अच्छे से, सब में जो बॉन्ड का टाइप होगा तो ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह का होगा। तो ऑब्वियस है मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट पॉइंट में एक एबी बॉन्ड टूटेगा तो सारा एबी बॉन्ड उसी पॉइंट में टूटेगा, उतना ही टेम्परेचर चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक डेफिनेट। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल तो है नहीं किसी का, जैसे हाँ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है ना। तो बेसिकली 0 डिग्री में ये मेल्ट करता है। तो जनरली ये तो खैर वाटर है, हम जनरली सॉलिड कोई भी तुम ले लो, कोई भी मेटल्स ले लो, ठीक है, कोई भी आयनिक, जैसे NaCl का मोस्ट प्रोबेबली एक्सट्रैक्ट करता है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है मोटा, शायद 1780 एप्रोक्स। तो इसी पर सारा टूट जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहां पे क्या है, अब ध्यान देना, ऑब्वियस है बॉन्ड का टाइप तो कहीं कहीं पे चेंज हो गया। अब जहां पे हर जगह ए और ए बी टाइप का है, यहां पे कहीं कहीं पे ए सॉरी यहां पे ए बी है, यहां पे कहीं कहीं पे वो नहीं भी मिल सकता है। समझ में आ रही होगी बात, कहीं कहीं पे ए हो जाएगा। याद करो जैसे तुम यहां पे भी पेज सेंटर में, तो ये तो ए बी बी टाइप हो गया ना। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि एक जैसा अरेंजमेंट नहीं रहता, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, शार्प नहीं होता, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट में मेल्ट नहीं करेगा, एक वाइड रेंज होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मान लेते हैं जैसे किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा 0 डिग्री से और कंप्लीट मेल्ट करते करते 20 डिग्री। तो ध्यान देना ये वाइड रेंज है, कोई एक पॉइंट नहीं है। समझ में आ रही होगी, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड। देखो इस टाइप के सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्योंकि ये सॉलिड का जो ओरिजिनल सॉलिड होता है उसका ये एक पार्ट है, मतलब उसी के जैसा ही है, पर ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है, इरेगुलर अरेंजमेंट से। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स सॉलिड नहीं, स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड।
ठीक है, किसको? एमॉर्फस को। समझ में आ रही होगी सबको बात? चलो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस शोज different physical properties different different डायरेक्शन। मतलब एक कोई सपोज दैट टॉपिक बिहेवियर, अभी इस पे बात करेंगे, इसको अभी समझाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसको अभी समझाएंगे। एनिसोट्रोपिक बिहेवियर, और इधर क्या हो जाएगा? अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये बहुत सारा हो सकता है, जैसे में भी तुम्हारा जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। मतलब ध्यान देना, इतना अगर नहीं भी समझ में आए तो तुमको जब डिफरेंस लिखना है सीधा सीधा लिख लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? दे शोज एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज have same value in different direction, that is isotropic, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज have same value in behavior, देखो तो दैट इज आइसोट्रोपिक बिहेवियर, ठीक है। एग्जांपल अगर बात करें, अच्छा सॉरी फॉर एग्जांपल नहीं, हाँ तो ये हो गया जैसे तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड कैसा होता है? आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा शो करता है? एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर। अब थोड़ा सा आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, अभी एग्जांपल लिख लो, इसमें एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? NaCl, उसके बाद जितना भी आयनिक सॉलिड CaCl, CaF2 etc कर देना, ये सारा शो करेगा। इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लास, उसके बाद प्लास्टिक etc कर देते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है? जैसे तुम अगर बोलोगे सर ग्लास कैसे होगा, ग्लास तो सॉलिड रहता है, तुम ध्यान देना विच टाइम, जैसे जैसे ग्लास बहुत दिन पुराना हो जाता है ना, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे ग्लास का जो जैसे ये है, सपोज ये मेरा एक ग्लास का शीट है, ध्यान देना इस शीट को स्टार्ट जल्दी करना, इसको लिख के थोड़ा सा फिर से कनेक्शन कट गया था भाई, नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसीलिए थोड़ा कनेक्शन कट जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे जल्दी लिखो, और बोलो कि लिख लिया तो मैसेज करो, जल्दी लिखो और उसका मैसेज करो।
लिखिए जल्दी जल्दी करना, लिख लो और उसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आज खत्म करना है। अभी इसके बाद हमको एनाइसोट्रॉपिक बताना है। एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या होता है? चलो आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर पर, थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। देखो एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर, कंसीडर करते हैं एक फिगर को पहले। ये एक मेरा फिगर है, ठीक है। चलो अब दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ये लाइन मेरा सपोज दैट ये AB है, ये AB लाइन है, और एक ये लाइन है जो CD, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को देखना, AB जो है AB इस डायरेक्शन में, CD इस डायरेक्शन में, क्या दोनों सेम है? ध्यान देना, जब AB लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से इस चीज को समझना, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बता रहे हैं। अगर ये मेरा कोई एक अरेंजमेंट है, अच्छे से समझ, छोटा बड़ा छोटा जो भी आएगा, और इधर भी बड़ा छोटा बड़ा, ठीक। तो इस डायरेक्शन को चेंज किया, पहले ये डायरेक्शन था, अब क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन जैसे ही चेंज किया, अब देखो क्या, बड़ा छोटा, समझ में आ रही होगी बात। तो जैसे डायरेक्शन चेंज किए, अरेंजमेंट तुम्हारा क्या हो गया, उसके सराउंडिंग का चेंज हो रहा है, ये बात ना क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, क्लियर। अब बोलोगे सर आइसोट्रॉपिक क्या होगा, पूछ लो। तो आइसोट्रॉपिक के लिए सिंपल है भाई, कुछ टेंशन नहीं लेना। देखो क्यों ठीक। अब जैसे एक ये लाइन कर दिए, एक ये लाइन कर दिए, अब ध्यान देना, कोई भी लाइन लो, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है क्या, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है क्या, समझ में आ गया। ये हो गया तुम्हारा आइसोट्रॉपिक, क्लियर, सबको ये समझ में आया एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस। मतलब हर ये डायरेक्शन एक, ये डायरेक्शन एक, ये डायरेक्शन किधर से भी गिन लो, देखो सराउंडिंग अरेंजमेंट तुम्हारा सेम रहेगा। पर यहाँ पे देखो, जैसे ये एक अरेंजमेंट हो गया, AB एक हो गया, CD एक डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या हो गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया ना। बात समझ में, मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो, कमेंट करो, सबको क्लियर है। जल्दी करो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। नेक्स्ट आते हैं, अब इतना तो हम लोग को यहां तक पता चल गया कि सॉलिड स्टेट किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ सॉलिड होता है। बेसिकली जो है मेरे पास दो टाइप ऑफ सॉलिड होता है, एक को बोलते हैं दूसरे को बोलते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या है, क्रिस्टलाइन में बेसिकली रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि एमोर्फस में इररेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है ना। जो हमको दो सॉलिड में बात करना वो है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में
हमको कंप्लीट बात करना है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम कंप्लीट बात करेंगे, तो देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो पता चल गया कि किसको बोलते हैं। अब ये जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप का होता है। चलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना टाइप का होता है? 4 टाइप। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, जगह कम है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। साथ में सॉलिड भी देखेंगे, उसका डिफरेंस भी यहीं पे एक साथ देखते जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तीसरा जो है आयनिक सॉलिड। चौथा जो है क्या है? नेटवर्क, नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या राहुल? तुम थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देना भाई, हो सकता है क्लियर हो जाए। हम तो अब इससे ज्यादा कैसे बोल सकते हैं रे? अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, मेरा इतना ही एफिशिएंसी के साथ बोल सकते हैं। रूम भी छोटा और ज्यादा गूंजेगा आवाज। और अभी मार्केट भी खुला नहीं है कि माइक ले आके भाई माइक से ये कर दे। थोड़ा सा एडजस्ट करो, देखो देखो हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ठीक है। बोलो। आगे बढ़े, चलो देखो। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे पहला क्या है मेरा? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। अब इसको क्या करना है? सब डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो है सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब किससे मिलके ये बना है। समझ में आ रही बात? किससे मिलके ये बना है। तो ध्यान देना, मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बना होगा? मॉलिक्यूल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें क्या होगा मेटालिक सॉलिड में? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मेटल्स है, क्योंकि मेटालिक सॉलिड है। आया बात समझना? इसमें क्या हो जाएगा? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है, ठीक है। चलो इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। आवाज क्लियर है ना? ठीक है, आया बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड में आते हैं। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा ये ध्यान से समझना। हो सकता है
तुमको ऐसा हो जाए कभी, जैसे अभी जैसे सीबीएसई या आईसीएसई में जैसे पहले रहता ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव रहता, उसमें ऐसा दे दे कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये किस कैटेगरी का सॉलिड है, चार वो सॉलिड में से किस कैटेगरी का सॉलिड है, तो उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल्स मेरा क्या हो सकता है, तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप का हो सकता है, मेरा दो टाइप, पोलर भी हो सकता है, ये नॉन पोलर, ठीक है। तो मेरा मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर मेरा इस चीज को, इसमें क्या रहेगा, डाइपोल डाइपोल है, और अगर नॉन पोलर तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल दो टाइप का, एक पोलर एक नॉन पोलर, अगर पोलर हुआ तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अगर नॉन पोलर हुआ तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब यहां पे अगर बात करें मेटलिक सॉलिड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मेटलिक बॉन्ड, इसमें क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड, दो मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा आयनिक सॉलिड के केस में क्या होगा, आयनिक सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो भाई यहाँ पे एक Na+ सपोज Cl- है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा रे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, पढ़ लिए? अरे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो ना रे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो थोड़ा सा जल्दी मैसेज समझ में आएगा तो जल्दी कमेंट करो। चूंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ध्यान देना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका जनरली लो होगा, इज जनरली लो। अच्छा ये वर्ड जनरली जो है वो टीचर्स के सेफ जोन के लिए है, ठीक है, सेफ जोन मतलब समझते हो ना, पता चला कोई उठ के आएगा बोलेगा सर आप तो बोल देते मेल्टिंग पॉइंट लो है, देखिए ये फलाना एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसका ज्यादा है, तो जनरली का मतलब हो गया 100 में से 98% में फॉलो होगा, हो सकता है 2% में फॉलो ना हो, तो उसमें टीचर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलो तो मेल्टिंग पॉइंट इज जनरली लो, ठीक। इसमें आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें मेटलिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट इज मॉडरेट, मॉडरेट बता सकते हैं, बहुत ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही बहुत ज्यादा वीक। आया बात समझ में? अरे बोलो रे, ठीक। नेक्स्ट आता आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में तो सब उठ जाएगा, बोलेगा सर इसमें हम लोग के साथ नहीं होगा। देखो आयनिक सॉलिड में क्या हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रे, काफी स्ट्रांग होता है, अभी रिंकू सर पढ़ा दिए होंगे है ना, तो ऑब्वियस है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, हाई होगा, क्योंकि ज्यादा टाइटली पैक्ड है, अगर कस के पकड़ा रहेगा तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक। अच्छा इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इज जनरली हाई होता है, ठीक है। अच्छा तुम लोग ये कोई पूछे नहीं कि सर ये कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क क्या होता है, अरे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है, हाँ सॉरी, नेटवर्क क्या होता है, कोई पूछा नहीं, चलो बढ़िया, हमको भी नहीं आता, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट, यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब आते हैं कंडक्शन में। कंडक्शन में बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना, बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि अरे भाई मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर है तो पोलर या नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर में तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो चूंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, प्लस माइनस, ना तो प्लस माइनस है ना तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगा? समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब आते हैं मेटलिक सॉलिड। मेटलिक सॉलिड में ऑब्वियस है मेटल्स है ना, मेटल्स है, तो मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करता है ना? तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन जब इजीली रिलीज करेगा तो वहां पे कैटाइन भी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज दोनों रहेगा। तो इसमें क्या होगा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देना, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इसमें आते हैं। इसमें ये क्या होगा? आयनिक सॉलिड्स। तो ध्यान है कि अगर तुम नॉर्मल आयंस अगर मतलब आयनिक सॉलिड फॉर्म में लेते हो, जैसे नमक को नॉर्मल नमक का एक बोरा ड्रॉप ऑफ वाटर अगर तुम उसमें करंट पास करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए ध्यान होगा, तुम देखे होगे कि जैसे तुम्हारा कोई भी जैसे तुम्हारा अर्थिंग वगैरह होता है, जैसे कोई किसी के घर में अर्थिंग होगा तो ध्यान देना, या फिर कोई अगर घर में अर्थिंग किया होगा, करवाना चाह रहा है, तो देखना उसमें क्या करता है, अर्थिंग के पहले क्या करता है, गड्ढे में बहुत सारा सॉलिड NaCl डालता है, ठीक है? सॉलिड NaCl डालता है और उसको ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है ना? उसका रीजन क्या? कनेक्ट अगर कहीं पे अगर बिजली थंडरस्टॉर्म अगर होता है भी है तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट उस NaCl जो है सॉलिड वाला पार्ट उसको खींच लेगा, जिससे उतना ज्यादा हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड तो पार्ट वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, अगर आयनिक सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट में तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर जब उसको मॉल्टेन स्टेट में करते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो यहां पे लिख सकते हो नॉट गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, but in molten state they are good conductor। ठीक, क्लियर है? यहां तक दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से बताते हैं, नॉट गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टेन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क सॉलिड में रही। नेटवर्क सॉलिड तो ऑब्वियस सी बात है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलो फटाफट अब देख के जल्दी मैसेज करो कि क्लियर है कि नहीं, जल्दी करना। कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। जल्दी करना। चलो जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करो, लिखो ज्यादा।
जल्दी करना। क्रिस्टल क्लियर है। कौन रे? अच्छा सिमरन, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान देना, ये बेसिकली जितना पार्ट आज बताया, आज इसके बाद तब नहीं बता रहे, इसके यहां तक आज रोक रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट टोटली तुम्हारा थ्योरेटिकल है, तुमको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है। अब जो नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी बात करेंगे, अब ये नेक्स्ट क्लास से भाई प्लीज सबसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है कि सारे कोई प्रेजेंट रहना, क्योंकि सारा चीज तुम YouTube में बहुत सारा वीडियो देखे हो, मानते हैं हम जो भी देखे होगे, पर इसके बाद जो भी क्लासेस होगा वो एकदम तुमको यूनिक लगेगा, गारंटी के साथ बता रहे, क्योंकि हर चीज तुमको विजुअलाइज कराया जाएगा, हर चीज का तुमको डेमो देख के बताया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लास जरूर अटेंड करना, बाद में दिक्कत होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट कैटलिस्ट, क्योंकि ये कंप्लीट विजुअलाइजेशन पे, ये चैप्टर कंप्लीटली विजुअलाइज है। अगर ऐसा भी है कि भाई तुम्हारा इसी टाइम में कोई क्लास हो रहा है, तो हम बोलेंगे भाई मेरा वाला ये क्लास करने के लिए थोड़ा सा स्कूल का एक क्लास कंप्रोमाइज कर दो भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, और सब कोई प्रेजेंट रहना। अगर नहीं रहोगे तो भाई नहीं समझ में आएगा। ये चैप्टर ऐसे इजी बहुत है, सारे जितना भी यूट्यूब में जो भी कर रहा है सब बोलेगा, हम भी बोल रहे हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है। पर अगर तुमको ये चैप्टर समझ में नहीं आया ना, तो एक एक चीज तुमको रटना पड़ेगा, रट के कुछ भी चेंज होगा तो फिर भूल जाओगे। इसीलिए बोल रहे हैं अच्छे से थोड़ा सा ये चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ये बेसिकली जो चैप्टर है ये रटने वाला है। पोलर और नॉन पोलर ओए पोलर और नॉन पोलर को डिफाइन करे भाई उल्लू। पोलर जिसमें पोल्स हो, पोलर कौन है? जिसमें पोल्स हो, जैसे पोल्स मतलब जैसे HCl, ध्यान देना HCl, तो H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, तो दो अलग अलग पोल को ना प्लस माइनस, ठीक है। पर जैसे सपोज नॉन पोलर में Cl2 तो Cl, ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज आएगा नहीं, तो ये नॉन पोलर है। और बाकी के लिए भाई थोड़ा सा 11 में देखना, क्योंकि अभी पोलर नॉन पोलर एक पूरा क्लास बताए हैं, ठीक है, तो तुरंत एक ये में नहीं बता सकते, पर एकदम सिंपल वे में बता दिए, जैसे जिसमें किसी में भी जिसमें डाइपोल हो, ध्यान देना, फिर और अच्छा भी कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल हो जाए, ठीक है, डाइपोल आए, जैसे म्यू बोलते हो ना, म्यू डाइपोल मोमेंट, तो जिसमें डाइपोल मोमेंट आ जाए पोलर, और जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है मतलब जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है। इतना ही तक बताया। आगे अब तुम एक बार 11 लिख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग में पोलर नॉन पोलर है, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। अच्छा एग्जांपल नहीं दिए ना रे, एग्जांपल नहीं दिए, सॉरी एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल लिख लो। HCl CO2 कौन वाला है? ड्राई वाला, ध्यान रखना, ड्राई आइस। अच्छा मेटेलिक सॉलिड में कोई भी मेटल का ये जैसे Fe क्रिस्टल, ठीक है। आयनिक सॉलिड में यहां पे लिख दे रहा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। यहां पे तुम लोग मत लिखना, तुम लोग लास्ट में लिखना, क्योंकि मैंने यहां जगह खाली इसीलिए लिख रहा है। NaCl, KCl, CHCl, NaF2 नहीं, Na2H, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल डायमंड, सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेफाइट, etc, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर में अच्छा देखो पोलर में भाई देखो ध्यान देना, जैसे ही कोई ध्यान देना, ज्योति का समझ लो, जैसे सपोज पोलर है, ठीक है, जैसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरा जब पोलर आएगा
ठीक है। तो ये जो Cl है इस H पार्शियल पॉजिटिव के साथ एक इंटरेक्शन करेगा ना, तो ऑब्वियस है ये भी एक डाइपोल और ये भी एक डाइपोल क्रिएट करेगा। ये प्लस माइनस डाइपोल क्रिएट कर रहा है, ये भी प्लस माइनस डाइपोल क्रिएट कर रहा है। तो इसमें अट्रैक्शन कैसा हो रहा है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। जब भी ध्यान देना, अगर तुम्हारा बेसिकली नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में तो बेसिकली क्या है, जैसे CO2 क्या है, नॉन पोलर है, इसमें कोई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो होगा। तो इसमें फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्यों रहेगा? जैसे सपोज दैट कोई भी, तो जैसे Br2 ब्रोमीन वाटर लिक्विड होता है ना, तो तुम उसमें तो Br2 में तो क्या होता है, बेसिकली वो तो नॉन पोलर है Br2, फिर भी लिक्विड है। क्यों? क्योंकि वो जो वेट होता है उसके कारण वो आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पता है भाई, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जनरली जो है या तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, या तो बहुत जगह पे जैसे Cl2 में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, ठीक है। तो अभी वैन डर वाल्स के लिए काम करो, बाकी आगे बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया? क्लियर है ज्योतिका? और किसी को कुछ डाउट? अरे बोलो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन फटाफट देखते हैं तुम लोग इतना देर का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और उसका छुट्टी। एक लास्ट क्वेश्चन उसका छुट्टी। तुमको क्लासिफाई करना है क्या? तो क्लासिफाई each molecule as ionic, metallic, उसके बाद नेटवर्क और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कुछ हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम तुमको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। उस एग्जांपल को तुमको बेसिकली क्लासिफाई करना है जो तुमको बताएं, ठीक है। चलो एग्जांपल फटाफट लिखते हैं। सबसे पहला जो है P4O10 इसको बोलते हैं टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक है। टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, जैसे P4O10 हो गया। दूसरा है ग्रेफाइट, अच्छा ये तो हम बता ही दिए, ग्रेफाइट। तीसरा है ब्रास। चौथा है NH4 ठीक। उसके बाद पांचवा है सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद उसका छठा है रूबिडियम। उसके बाद सातवां है I2। आठवां P4। नौवां LiBr। 10वां सिलिकॉन। चलो फटाफट बताओ तो सबको एक फटाफट कमेंट करो, जो है सबको एक फटाफट कमेंट करके बताओ एक का आंसर क्या होगा, सबका क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं P4O10, जल्दी बताओ P4O10 क्या होगा। P4O10 क्या होगा, जल्दी बताओ।
P4 और 10 कौन सा सॉलिड है P4 और 10? साफ हो गया। अच्छा अरे इसमें सोचना क्या है रे? जल्दी बताओ। अरे गधा साहब, P4 और 10 क्या मॉलिक्यूल है ना रे, तो कैसा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सब गधा सब है। ठीक है, उसका ग्रेफाइट तो बता ही दिए, नेटवर्क सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड। जल्दी का P4 होता है क्रिस्टलाइन। अरे क्रिस्टलाइन तो हमको पता है, ये चार में बताइए, चार में ये चार में तो हमको पता है क्रिस्टलाइन। हम जितना दिए एग्जांपल दिए सारा क्रिस्टलाइन का ही है, पर ये चार क्रिस्टलाइन के अंदर चार को मैं देखता है। देखो चलो ग्रेफाइट में बता दिए, नेटवर्क। ब्रास का बताओ जल्दी, ब्रास का बताओ। ब्रास का क्या होगा? ब्रास जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मेटलिक सॉलिड। हाँ एकदम सही है, मेटलिक सॉलिड होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, मेटलिक सॉलिड। अच्छा ये NH4O3PO4 जल्दी बताओ। एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम फॉस्फेट ये नेटवर्क है? कौन बोला? कौन ऐसा दुस्साहस किया है? ये मॉलिक्यूलर है। अर्चित अभी रामायण में रावण वध हो रहा है, हम भी कर देंगे वध, फिर मत बोलियो कि सर आप वध ये सब बोलते हैं। चल देख इधर, ये कैसा है? आयनिक सॉलिड है। अरे NH4PO, अगर इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखो तो NH4O3PO4 है ना, तोड़ेंगे तो क्या होगा? NH4 प्लस PO4 3 माइनस, है ना, ऐसे टूटेगा। तो ये कैसा आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। ठीक, चलो सिलिकॉन कार्बाइड जल्दी बताओ। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड कैसा होगा? जल्दी बताओ। कोवेलेंट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। अच्छा आरबी, आरबी, आरबी जल्दी बताओ। आरबी अरे आरबी मॉलिक्यूलर। अरे आरबी क्या है? रुबिडियम है, मेटल है ना रे, पहला ग्रुप का। रुबिडियम मेटल है तो मेटालिक, ठीक है। उसके बाद I2 क्या हो जाएगा? I2 मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ऑब्वियस है मॉलिक्यूल है। P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड। LiBr, LiBr क्या होगा? LiBr LiBr जल्दी बताओ।
देखो इसका मतलब क्या है ना, सब सही टाइम में पहुंच जाता है आवाज, चलो आंसर वो देता नहीं, अभी देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, हम सब समझते रे, अभी कैसे आयनिक तुरंत आ गया आंसर। चलो तेज है बहुत ना रे, विशाल का भी देख नहीं रहा, विशाल सोच रहा है लेट स्ट्रीम जा रहा है तो इसीलिए मेरे पास भी लेट आ रहा है। अरे चलो सब आयनिक सॉलिड है, हाँ चल ठीक है। और सिलिकॉन, सिलिकॉन जल्दी से, अब सब हमको पता चल गया, तो लोग बस ठीक ठाक टाइम में जा रहा है, 10 मिनट के 10 सेकंड के स्ट्रीम में जा रहा है वॉइस। सिलिकॉन मेटालिक बोले छे। कौन गधेड़ा गधेड़ी कौन है जो मेटालिक बोल रहे रे? नेटवर्क बोले छे। नेटवर्क कौन, नेटवर्क कौन बोला? अर्चित। हाँ अर्चित, वेरी गुड, क्या बात है, तू तो 12 में आके तेज हो गया अर्चित। तो ये क्या हो जाएगा नेटवर्क, वाह शाबाश मोगैम्बो, खुश हुआ। चलो तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल भी कर लिए, ठीक है, और इसका पता भी चल गया कैसे कि इसको डिफरेंशिएट करना, अगर आ भी गया तो तुम अब इजीली हमको लगता है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं इस पे, इसके बाद वाला जो पार्ट 2 है, टोटल 3 पार्ट में है सॉलिड स्टेट को। पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, दूसरा जो है वो कंसेप्चुअल, बहुत अच्छा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, पहला वाला थ्योरेटिकल पार्ट है, दूसरा वाला कंसेप्चुअल रहेगा और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेस्ड रहेगा, और थर्ड पार्ट फिर तुम्हारा थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, कोई एब्सेंट मत करना, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं, ठीक है, उस पे पूरा सॉलिड स्टेट बेस्ड रहेगा। चलो थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। अर्जुन बोले छे ऐसा नेटवर्क कैसे हुआ? अच्छा ऐसा ही नेटवर्क कैसे हुआ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बताया भाई। देखो नेटवर्क कैसे हुआ, डायमंड कैसा था भाई, अभी डायमंड थोड़ा देर पहले बताए थे ना, डायमंड कैसा था, नेटवर्क था। तो एसआई में जो बॉन्डिंग रहता है ना, कुछ ऐसा रहता है, ध्यान देना। इस तरह से एसआई बाइंड अप रहता है, तो देखते जाओ, फिर यहां से एक एसआई, 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 ठीक है। तो हर एसआई देखो 4 एसआई के साथ, इसके नीचे भी एसआई रहेगा, हर एसआई 4 एसआई के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इसके ऊपर भी रहेगा, ध्यान रखना, इसके ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हर एसआई एक दूसरे से जुड़ते जा रहा है और एक नेटवर्क का फॉर्म कर रहा है, जैसे एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क है, बोले सर चलता ही नहीं है जियो का नेटवर्क, बड़ी स्लो चलता है, तो ठीक है जो भी है तो नेटवर्क ना, स्लो चले फास्ट चले, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड में रखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। और कुछ किसी के मन में किसी तरह का अच्छा घटिया किसी तरह का सवाल है तो पूछ लो, सब पूछ लो, पूछो रे जल्दी। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।